अखबारों की हेडलाइन ये पटी पड़ी है कि नंदकिशोर गुर्जर कट्टर मुस्लिम विरोधी है। ऐसा नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हिंदुस्तान में तो मुसलमान ही नहीं है, तो मैं विरोधी कहाँ हूँ? हिंदुस्तान में तो सब हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। अलग अलग पोस्ट पे कमेंट इस तरह के दिखते हैं कि विधायक जी मुस्लिमों को अपनी विधानसभा में रहने नहीं देना चाहते। 44% मुस्लिम है, 44%। 3% होता तो मैं खास देता तो आधे तो वैसे ही इधर चले जाते। गली गली जाकर ये कहते हैं कि भाई ये दुकान जो है नहीं लगानी है, हटाओ, मांस बिक्री बैन, जूस नहीं लगाना है, ये जाके दिल्ली में लगाओ। ये मांस को रोजगार है, जूस जिहाद पेशाब कर दिया उसमें, तो ये क्या बर्दाश्त करने हो गए? तो ऐसा जूस कौन पिएगा? अपनी प्रोफाइल एडिट करके फिर ये लिखिए कि लोनी के हिंदुओं के विधायक, नहीं, लोनी की जनता के विधायक नहीं। नहीं, लोनी की जनता के विधायक हैं हम उनके जो जिहादी हैं उनके विधायक थोड़ी हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करते हैं कि ना अली ना बाहुबली, सिर्फ आ रहे हैं बजरंग बली। अली कौन है? अली जो लिख रहा है फालतू, जो जिहादी है उसी के लिए अली का है। अली शब्द तो है, अली मौला, वो लोग तो बड़ा पूज्य इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अली तो ऐसे बहुत है जिन्होंने आतंकवाद किया, आतंकवादी पकड़े गए अली नाम लिख के, तो इससे कोई अली का कोई मतलब ऊपर वाले का नहीं है। आपकी विधानसभा में रहने वाला अब्दुल अगर मदरसे में तालीम लेना चाहता है लोनी विधानसभा के अंदर ही, तो उसे भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मदरसे में कौन सी शिक्षा दी जा रही है? अल्लाह ही बड़ा है, तो इसका मतलब और कोई बड़ा ही नहीं है। अरे तुम ठीक है अल्लाह बड़ा है, लेकिन तुम उस पर माइक लगा के चिल्लाओगे कि अल्लाह ही बड़ा है। हम चिल्लाएं कि शंकर जी के अलावा कोई है ही नहीं। दासना मंदिर के बाहर जब कुछ हमलावर पहुंचे, उस दौरान आपका एक बयान आता है कि पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए, 10-20 लोगों को मौके पर ही गोली मार देनी चाहिए। आकर के माई और महादेव के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, और ये रिपोर्ट में भी आ गया है। तो अगर वो घुस जाते तो अगर पुलिस, उनको क्या करना चाहिए? उनको इस तरह की खबरें भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपको बुलाया गया, फटकार लगाई गई कि भाई वहां दंगा मत करवाओ। भगवान महादेव का मंदिर था बहुत जबरदस्त, उस मंदिर के ऊपर बना दिया, तोड़ दिया, नीचे से ऊपर बना दिया गुम्बद की जामा मस्जिद होगी। जामा मस्जिद, आपने अहम बात कही, जामा मस्जिद को आप बता रहे हैं शिव मंदिर। जिहादी थे जिन्होंने हमारे कत्ल किए, हमारी जमीनें छीनी, हमें बर्बाद कर दिया। आज भी उन्हीं के नाम पे नाम है, औरंगजेब रोड। औरंगजेब कितना बड़ा राक्षस था, उनके नाम पे रोड है। बताइए ये कांग्रेस ने क्या किया इस देश में? 19 दिसंबर 2019 उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से एक अहम घटना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के ही एक एमएलए अपने साथ करीब 295 विधायक लेकर धरने पर बैठे हुए थे। अपनी ही सरकार के खिलाफ तमाम मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से असहमति थी। आज करीब इस वाकये को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दबी कुचली हेडलाइंस में इस तरह के स्वर बुलंद होते हैं कि वो विधायक आज भी अपनी ही सरकार, अपने ही मुखिया से कुछ बातों को लेकर असहमत हैं। नाम है नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से विधायकी का जिम्मा है, करीब 2 बार विधानसभा में प्रत्याशित हुए हैं। नंदकिशोर गुर्जर आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं। हालिया सियासी तमाम प्रक्रम हैं, उनसे जुड़े तमाम बेबाक सवाल हैं, उनके बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए रेडी हुए हैं। पहले तो बहुत स्वागत गुर्जर साहब। थैंक यू सो मच जी। इंट्रो मैंने दिया, ठीक दिया आपका। असहमत सीएम योगी आदित्यनाथ? नहीं, मैं असहमत नहीं हूँ। योगी जी हमारे नेता हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और वो कहने के लिए नहीं है। अपनी बात अगर कोई गलत है और राष्ट्र के लिए उस बात को कहना जरूरी है, और अधिकारी अगर गलत फीडबैक देता है, क्योंकि अधिकारी का एजेंडा, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम अधिकारी वो न्याय नहीं करते, तो उसको कहना भी जरूरी है। उस कारण से जो 2019 की घटना आपने बताई, वो भी इसी का परिणाम थी कि एक इंस्पेक्टर जो है वो जबरदस्ती मांस की दुकान खुलवाने पर आमदा था, जबकि वहाँ हमने सपा बसपा में नहीं खुलने दी। उनको हमने समझाया भी, लेकिन वो पता चला कि बाहर जाकर पता नहीं कैसे गिर पड़े, और उन्हें हमारे ऊपर FIR हुई कि हमने उनको पीटा। उस बात को हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन सदन में जब FIR हमारे ऊपर हुई, तो जो वहाँ के माननीय विधायक थे हमारे, उन्हें लगा
कि कहीं ना कहीं जो है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, तो मेरे साथ बैठे और वो एक घटना कहीं ना कहीं इस तरह की हुई जो हम भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं भाजपा का एक बहुत वेल मतलब एकदम डिसिप्लिन वाला उसका सिपाही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हुआ। ठीक है, आएंगे असहमति पर भी मैं परते खोलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी जब आपका आगमन हुआ तो मैंने देखा तमाम सिक्योरिटी लेयर्स हैं आपके पास। ये प्राइवेट सिक्योरिटी है? तमाम कहाँ है सिक्योरिटी, तो सब नहीं, बहुत सारे आपके सुरक्षा कर्मी साथ में हैं। अब वो होंगे हमारे प्राइवेट हैं या सरकारी आपको मुहैया है? हमारे चाहने वाले दोस्त देखिए सब साथ चलते हैं, तो वो सिक्योरिटी क्या, वो सब भाई लोग हैं। देखिए, मैं आपका एक बयान पढ़ता हूँ पहले। आपका हालिया एक कोट था, मुझे देश और देश से बाहर धमकी और मुझ पर जानलेवा हमले तक हुए हैं। हत्या का षड्यंत्र करते हुए अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसके बावजूद गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर की ओर से मुझे अपमानित करने, खुद को सर्वोच्च दिखाने के लिए अनुशासनहीनता करते हुए अखबार में बयान दिए गए और मेरी सुरक्षा हटा दी गई। मैं 4 महीने बिना सुरक्षा के अपनी जान को जोखिम में डालकर बीजेपी का प्रचार करता रहा। इसलिए मेरा सवाल था कि क्या आपके मुखिया इस कोर्ट के बाद माने और ये सुरक्षा बढ़ाई गई? नहीं, सुरक्षा तो आपने देखा होगा, मेरे अपने सब साथी लोग हैं, पुलिस वाले नहीं हैं। पुलिस वाले तो आपने देखे 2 ही लोग होंगे, तो बाकी तो ये सब अपने जो हमारे वेलविशर्स, प्राइवेट बाउंसर्स। नहीं, बाउंसर नहीं है, ये सब हमारे लिए जान देने वाले लोग हैं। ये सब मेरे अपने जो जिनके लिए मैं दिन रात खड़ा रहता हूँ वो लोग हैं, तो इसलिए वो कोई विषय नहीं है। और ये बात सही है आपकी कि मुझे कराची से भी धमकी है, और ये ATS को, और मतलब ATS की रिपोर्ट में प्रूव्ड है, दुबई से, भारत के अंदर भी। जो मैं राष्ट्रवादी काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है आतंकवादियों को भी, और जो देश के अंदर हैं, और पॉलिटिकली भी जो मेरा इलाका है वहाँ भी कुछ ना कुछ मेरे जो सामने चुनाव लड़ते हैं वो उनके इतिहास रहे हैं उनकी। देखिए, आपने जान को अपनी खतरा कई बार आप बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बेबाकी के साथ मैदान पर उतरते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या आपके मुखिया की ओर से, सवाल मेरा ये है कि सुरक्षा के लिहाज से आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है? नहीं, जिसका जिक्र आपने खुद किया। अब नहीं, वो चीज़ें थी, अब वो इस तरह की बात नहीं है। और जो इनपुट के अधिकारी जो हैं, मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ इसलिए नहीं, अधिकारी अपने को श्रेष्ठ मानता है, ये गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग इसको सुधार करना बहुत मुश्किल है। और वो अगर लूट कर रहा है तो ईमानदार है, अगर पॉलिटिकल आदमी उसको रोकना चाहता है तो उसकी इमेज खराब करने के लिए वो तमाम तरह के झूठे सच्चे इस लेवल पे जाकर के बताता है और इस तरह से फीडिंग करता है। तो कहीं ना कहीं जो वो हाई कमान है उसको भी लगता है कि ऐसी बात है। तो ये अधिकारी जो वर्ग है, ये IAS PCS और ये जो सिस्टम है, ये सब अंग्रेजी व्यवस्था है, इसको समाप्त करना चाहिए। अगर लोकतंत्र को सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना है तो जो नीचे ग्राउंड पे गरीब आदमी उसके साथ क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, ये सबको मालूम है। जब कोई व्यक्ति बड़ी लीडरशिप पे जाता तो उसको उस पर कुछ ऐसे अपने लोग रखने चाहिए जो नीचे वास्तव में लोगों को न्याय मिले। उस न्याय के लिए हमारा निजी एजेंडा कभी नहीं होता है। एक भी घटना नहीं बता सकते कि मेरा निजी है, या तो मेरा हिंदुत्व का है या मेरे इलाके के डेवलपमेंट का है। जब भी किसी अधिकारी से मेरी बात हुई है तो जो बेईमान अधिकारी है उसको तकलीफ होती है, वो ऊपर फीडबैक करते हैं। अधिकारियों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, गाजियाबाद के आप कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उनकी खिलाफत लगातार करते रहते हैं। अजय मिश्रा से, गाजियाबाद के कमिश्नर से आपकी बहुत बड़ी असहमति वक्त दर वक्त सामने आती रहती है, क्या दुश्मनी है? नहीं, हमारा क्या दुश्मनी है, मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन जिस तरह जनता के साथ कहीं अन्याय होता है, पुलिस जो करती है, नहीं हम क्यों ट्रांसफर कराएंगे, हम किसी का नहीं कराते। हम तो काम करेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा, गलत नहीं होने देंगे हम। अभी डासना देवी मंदिर पे जो माँ काली और भगवान महादेव के ऊपर पत्थर फेंके, एक महाराज जी ने जो बयान दिया, पुलिस ने मुकदमा लिखा, अरेस्ट किया, लेकिन वहाँ 5000 लोग आए तो उनके लिए कुछ नहीं किया गया। जब हिंदू समाज ने कहा कि मैं पंचायत करूंगा तो उनको अरेस्ट कर लिया, तो मुझे जाना पड़ा। तो ऐसे जो चीजें जब DM गाजियाबाद ने सॉर्ट आउट कर दिया, और उस मसले को उन्होंने कहा कि DM कौन होता है, मैं सॉर्ट आउट करता, उसने कैसे कर दिया, तो उनके ऊपर FIR कर दी। उससे एक बवाल मचता है और वहाँ पंचायत का ऐलान होता है। अगर वहाँ दंगा हो जाता, 100-200 आदमी मरते, तो इस तरह के जो वो नहीं है भाई, उसका क्या मतलब है। वो आप कह रहे हैं क्या कमिश्नर, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। मेरा कहना है कि जो काम कर रहा है वो लोगों को भगवान मान के काम करे। मैं 6 बजे बैठता हूँ,
6 बजे बैठ करके एक एक व्यक्ति को सुनता हूँ, उसकी जो कहीं ना कहीं दिक्कतें, तो अधिकारी से तो कहना होगा लोकतंत्र में, और अधिकारी उस चीज़ को नहीं सुनता। अगर किसी की ज़मीन कब्जा हो रही है, किसी ने किसी बेटी के साथ बदतमीजी हुई, दुराचार हो गया है, तो अब अगर मैं इसी में बैठा रहूं कि मैं तो प्रोटोकॉल है, विधायक हूं, मैं जाऊंगा नहीं, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे जनता ने चुना है और जनता ही मेरा भगवान है, और मेरा भगवान अगर कहीं कष्ट में है तो मुझे उसके लिए लड़ना चाहिए। ये मुझे सिखाया गया है। ये आपने जिक्र किया जो कि मैं अधिकारियों का दायित्व बनता है काम करने का। आप फरियाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 1 महीने पहले जाते हैं उनके पास। उनका कहना था कि आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपका कहना था, आपका काउंटर बयान आता है कि भाई हम इतने खाली थोड़ी हैं कि अब एक एक अधिकारी को पकड़ के उनकी ढूंढते रहें गलतियां, आप इंक्वायरी कराइए। यहां भी असहमति जाहिर हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना। ऐसा नहीं है, मीडिया में कई बार कुछ चीजें जो चलती हैं उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है, लेकिन उनका कहना भी सही था कि जो सबूत है उसके आधार पर उसको सजा होगी। लेकिन एक विधायक जो चुनाव जनप्रतिनिधि है, जिसका विश्वास जो जनता ने भरोसा किया है, वो जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता का जो विश्वास है वही तो एक पैमाना है, और उसने विधायक को चुना है। तो जो विधायक कह रहा है कि ये अधिकारी ठीक नहीं है, बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, इस तरह के इसके मसले हैं, इतने लोग पीड़ित हैं, अब उनके लिए विधायक स्टिंग ऑपरेशन के लिए कैमरा लेके घूमेगा कि भाई ये देखो भ्रष्टाचार पकड़ा गया, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ये समझाते अपने नहीं, तो महाराज जी को मालूम है, हम समझाएंगे महाराज जी को। भाई ये हमसे निवेदन करते हैं आप। हाँ, निवेदन हमने किया, करते आप निवेदन किया, माना उन्होंने इस बात को कि नहीं ऐसा नहीं था, ये था कि भाई अगर एविडेंस होता है तो उसको वहीं से जेल भेजा जाए पकड़ के, और उन्होंने किया भी है। एक दरोगा ने एक कार्यकर्ता से 2000 रुपए लिए, मैंने यहाँ कहा तो कहा जांच होगी अधिकारियों ने, क्योंकि अधिकारी तो ऊपर से नीचे तक एक है, नीचे वाला लूट रहा है, ऊपर तक जाएगा वो, तो जब मैं उसका ब्रेक कर दूंगा सिस्टम तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज खराब करता है, और कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी का जवाब में कई तमाम बड़ी चैन है कि जो कप्तान रहे, जो डीएम रहे, नीचे एसडीएम से लेकर के ऐसे इंस्पेक्टर्स आए जो बहुत ईमानदारी के साथ लोगों को न्याय दिलाया। तो जो गलत लोगों के संपर्क में आकर के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं वो हमारे लिए ऐसा बोलते हैं। तो महाराज जी जो हैं उनको हमने बताया उस घटना को, तो उसको गिरफ्तार करके थाने से ही दरोगा को जेल भेजा गया। ऐसा नहीं है, जब अधिकारियों ने फीडबैक कुछ और दिया, जब मैंने बताया और पता किया गया, तो वो ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ा ये बात सही है कि मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, और जो विधायक या माने सांसद हमारे कहीं ना कहीं जनता के साथ जाती हो रही है, उसको वो नहीं कह पाते ऊपर या अधिकारियों से सख्ती से, तो फिर कोई विधायक बने रहने का मतलब नहीं है। ठीक है, आपने अधिकारियों से असहमति और अपने मुखिया से असहमति का जवाब दिया। मुसलमानों से, मुस्लिम वर्ग से आपकी भी एक बड़ी असहमति रहती है। हमेशा आपके हर दूसरे बयान में मुस्लिम समाज की खिलाफत दिखती है, और अखबारों की हेडलाइन ये पटी पड़ी है कि नंद किशोर गुर्जर कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं। कैसे जवाब देंगे? ऐसा नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हिंदुस्तान में तो मुसलमान ही नहीं है, तो मैं विरोधी कहाँ हूँ? हिंदुस्तान में तो सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। तो वहाँ सारे कन्वर्ट हुए बेचारे, उनकी बेटियों के बलात्कार हुए अपना मकान बचाने के लिए, जो कहीं ना कहीं जो बेचारे लड़ नहीं सकते थे, जो कमजोर हिंदू थे, जो डरपोक थे, वो मुस्लिम बन गए। तो अब हम तो क्योंकि अब शासन अपना है, और वो लोग ऐसा नहीं मानते भी हैं, और तमाम समाज जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू समाज है उनमें से निकल करके बने वो। लेकिन जो बाहर के रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो इस देश में मुगलों के टाइम के कुछ लोग, कुछ परिवार हैं, कुछ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो बाहर से फंडिंग्स हो रही हैं, जो ये उनके आईएसआई के एजेंट हैं, जो कट्टरपंथी मुल्कों से जहर घोल रहे हैं भारत में, और जो तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी, या जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जो भारत में उन्हें बसा करके इस देश को कहीं ना कहीं गजवाए हिंद का जो सपना है कि ये पूरा एक उसके झंडे के नीचे देश हो इस्लाम के, वो जो सपना है उससे मेरा कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए। देखिए, जिहादी मानसिकता के विरोध की आप बात जो कर रहे हैं वो समझी जा सकती है, लेकिन आप जो कह रहे हैं देश के कन्वर्टेड मुस्लिम्स का आपने जिक्र किया, आपकी विधानसभा में जो मुस्लिम हैं उन्हीं मुस्लिमों का वक्त दर वक्त ये विरोध आता रहता है, और आपके अलग अलग पोस्ट पे कमेंट इस तरह के दिखते हैं कि विधायक जी मुस्लिमों को अपनी विधानसभा में रहने नहीं देना चाहते। वहाँ बराबर है, अगर देहात को हटा दे तो जो नगर पालिका है वहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर है, और वहाँ भरी संख्या में जो पिछले दिनों सपा की सरकार थी उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आतंकवादी तक पार्लियामेंट हमले के पकड़े गए हैं। 6 लाख की आबादी है, लोग कहने लगे थे मिनी पाकिस्तान है,
और वहाँ हैसियत नहीं थी किसी की। रोज गाय कटती थी, हड्डी मिल चलती थी, बेटियों के उठा के बलात्कार कर देना, 6-6 मर्डर्स होते थे, माफिया वहाँ विधायक होते थे। तो उस परिस्थिति में हमने संघर्ष करके वहाँ रामराज कायम किया। और रामराज की परिभाषा क्या है आप जानते ही हैं। 45% लोनी विधानसभा में जो है मुस्लिम की आबादी है, उसमें आप जाकर वहाँ पर गली गली जाकर ये कहते हैं कि भाई ये दुकान जो है नहीं लगानी है, हटाओ, मांस बिक्री बैन, जूस नहीं लगाना है, ये जाके दिल्ली में लगाओ। वहाँ पर रोजगार का जो है, आप रोजगार का संकट पैदा कर रहे हैं वहाँ के आपके ही अपने मुस्लिम वोटर्स के लिए। नहीं, देखिए मांस को रोजगार है। अब हमने जब उनको कहा, अपील की, तो हमारी बात मानते हैं सभी और हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं कि हमने कहा कि भाई मांस की दुकान नहीं खोलो। और ये सब जूस का जो चला, जूस जिहाद पेशाब कर दिया उसमें, तो ये क्या बर्दाश्त करने हो गए? तो ऐसा जूस कौन पिएगा? नहीं, ये तो किसी भी धर्म का मंगल नहीं वही किया। और कौन धर्म करता है? जितनी भी घटनाएं थूकने की हो, चाहे मूत्र की जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे जमलैंड जिहाद हो, मतलब ऐसा नरक कर दिया है कि जो भले लोग हैं उस समाज के, उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग बात करना नहीं चाहते, एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। मैं तो चाहता हूँ वो ठीक हो। और ठीक कैसे होगा? ठीक ऐसे ही तो होगा। तो भाई रामराज में मांस की दुकान देखी आपने कहीं? कहीं सुना है? कहीं वर्णन आपने सुना? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बताइए कहीं रामराज में मांस की दुकान देखी हो? कहीं खुलती थी? हड्डी मिल चलती थी क्या? रामराज में तो चारों तरफ मांस का तो मतलब ही नहीं। पूरे लोनी में कहीं भी मांस की बिक्री नहीं है। मांस की बिक्री यदा कदा लोग करते हैं, पता चलता है तो उसको प्रशासन बंद करता है, नहीं करता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम सख्ती से कार्रवाई कराते हैं। क्योंकि जो डकैत हैं, जो बेईमान है, मैं एक संसदीय भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकलीफ होती है उनको, उसको अपने आप करना चाहिए। लेकिन लौनी में अगर ये जीव हत्या होगी तो इससे खराब बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो शत्रुघ्न महाराज की राजधानी है। लवणासुर राक्षस, लवणी नाम है, लवण राक्षस के नाम पे। तो लवणासुर जो रावण का भांजा था, उसको वहाँ शत्रुघ्न महाराज ने मारा। वो किसी से मर नहीं सकता था, उसको शंकर जी का वरदान था। तो शत्रुघ्न महाराज ने मारा। और वहाँ रामराज की, जब रामराज जैसे अयोध्या जी में राम जी का राज था, तो शत्रुघ्न महाराज का राज, उसी रामराज की राजधानी का हिस्सा लौनी है। तो वहाँ मांस ना हो, हड्डी मिल ना चले, सब लोग कायदे से रहें। और वहाँ रामराज के लिए जरूरी है कि जब बहन बेटियां हमारी, वो रात के 12 बजे भी, जहाँ दिन में लड़कियां उठा ली जाती थी, 6 बजते ही लड़के नहीं निकलते थे, वहाँ रात के 12 बजे लड़कियां सोने से लद के, बहन बेटियां हमारी वहाँ निकलें। तो इसमें तकलीफ किसको है? क्या ठीक है, लोनी के आप फिर अपना, आपको इस तरह के भी वहाँ सजेशंस लगातार आते हैं, कमेंट आते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल एडिट करके फिर ये लिखिए कि लोनी के हिंदुओं के विधायक, नहीं, लोनी की जनता के विधायक नहीं। नहीं, लौनी की जनता के विधायक हैं हम उनके जो जिहादी हैं उनके विधायक थोड़ी हैं। जो जिहादी हैं, एक बड़ा मुस्लिम तबका भी रहता है और आप उसकी खिलाफत लगातार। जो जिहादी हैं मैं उनका विरोधी हूँ भैया। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं हर व्यक्ति को जब मेरे घर पे सुबह आता है, ये मानता हूँ कि ईश्वर ने भेजा है। लेकिन उसमें कोई कब्जा करने वाला आ जाए, बलात्कारी, दुराचारी आए, गाय काटने वाला है, तो मुझे गुस्सा स्वाभाविक है। तो मैं वो जो जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो कहीं ना कहीं लौनी में वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं या जो लोग रह रहे हैं, वो लोग मजे में रहें। मेरा कहना इतना है कि लोग हर हर महादेव करते रहें, राम राम करते रहें, मजे से कीर्तन भजन करते रहें, हर महादेव, तो मस्ती से रहें। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वहां जाकर के अल्लाहू अकबर, आपकी विधानसभा में इस्लाम की तालीम लेने वालों को यहाँ आपत्ति होती है जब आप अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करते हैं कि ना अली ना बाहुबली, सिर्फ आ रहे हैं बजरंग बली। तो अली को मानने वालों के लिए लोनी विधानसभा में कोई जगह नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, अली कौन है? अली जो लिख रहा है फालतू, जो जिहादी है, उसी के लिए अली कहा है हमने। और जो बाहुबली, जो माफिया हैं, जो लोगों की जमीनें छीन लिया करते थे। एक 12वीं का स्कूल नहीं था लौनी में। आज लौनी बदल रही है, दिल्ली से खूबसूरत लौनी का नक्शा बन रहा है। सारी चीजें आज हमने की हैं वहाँ। तो जो अली, जो जिहादी टाइप लोग हैं, जो जिहादी हैं, मानते हैं कि हम तो पूरे उसके नीचे, इस्लाम के झंडे के नीचे इसको ले आएंगे, गजवाए हिंद कर देंगे। जो अली शब्द तो है, अली मौला, वो लोग तो बड़ा पूज्य इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने वहां अली का ही बाइकॉट कर दिया, नहीं, अली तो मुस्लिमों का भी बाइकॉट नहीं, अली तो ऐसे बहुत है जिन्होंने आतंकवाद किया, आतंकवादी पकड़े गए अली नाम लिख के। तो इससे कोई अली का कोई मतलब ऊपर वाले का नहीं है। तो अली जो हैं, जो मेरा कहने का मतलब है, जो अपराधी हैं, अत्याचारी हैं, जो कहीं जिहादी हैं, वो और माफिया नहीं रहेंगे। जो हनुमान जी की जय सिया राम कहेंगे वो सब रहेंगे। राम तो मुसलमानों के भी हैं भाई, भगवान राम तो मुसलमानों के हैं। मुसलमान थे कहाँ भारत में? यहाँ 700 ईस्वी में जो धर्म आया हो, लगभग 600 के आसपास हो, 712 में पहला हमला सिंध पे हुआ है। उससे पहले कोई अर्थ ही नहीं था। तो उससे पहले तो राम तो लाखों साल से हैं। तो पूरी दुनिया को के अंदर जो भगवान श्री राम के अनुयायी है।
अब आप फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राम तो मेरे भी हैं, वो राम का भजन कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब भजन करें ना राम का, तो तकलीफ क्या भारत में? ये लियाकत और नेहरू समझौते के अकॉर्डिंग उनकी इच्छा के ऊपर नहीं, वो ठीक है। लियाकत नेहरू समझौता क्या है? यही था ना कि जो हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ देश का, तो जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान जाएगा, हिंदू भारत में रहेंगे। लेकिन जो यहाँ रहा, जो इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, जो एक बीमारी बनी इस देश की अब धीरे धीरे, उसमें जो लोग रहे तो वो ये तय हुआ कि यहाँ जो नेहरू और लियाकत का समझौता है कि यहाँ की मान्यताओं को मानेंगे, यहाँ की संस्कृति को मानेंगे। और अब तुम लोग यहाँ जाकर के जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो, और उसके बाद अगर डेनमार्क में कार्टून छपता है तो मुंबई में बवाल कर देते, तो बहन बेटियां जो पुलिस में थी उनके भी बलात्कार किए गए, मारे गए। अभी जो है अगर किसी महात्मा ने डासना में कुछ बोला है तो उस पर FIR होगी, कानून से देश चलेगा। वो कह रहे हैं कि ये सरिया से चलेगा, तो सरिया से चलेगा तो जो बलात्कारी है उनकी गर्दन कटनी चाहिए नहीं? तो हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलना चाहिए। तो कहीं भी आप बवाल कर दे रहे हैं, तो अगर बवाल करेंगे तो उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा कि 7 पुश्तें याद करेंगे। अब लोगों ने बहुत झेल लिया, अब देश के अंदर यूथ के अंदर एक उबाल है, और लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक भी दंगा ना हो, और कोई भी किसी तरह का बवाल करने वाला तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बताइए, बेटियों को काट के फ्रिज में रख दे रहे हैं, तो ये सब कहां तक बर्दाश्त? ठीक है, आपका ये मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा और है कि अगर आपकी विधानसभा में रहने वाला अब्दुल अगर मदरसे में तालीम लेना चाहता है लोनी विधानसभा के अंदर ही, तो उसे भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए आपकी ओर से। नहीं, क्योंकि आप भी विधायक हैं। नहीं, हमने तो जो बच्चे पढ़ते हैं, हम पहले विधायक बनते ही 2 करोड़ की हमने फर्नीचर दिया, नीचे बच्चे बैठते हैं। लेकिन मदरसे की पढ़ाई से क्या वो कहीं उनका जॉब लगेगा? देश का हम लोग चांद पे जा रहे हैं, ये लोग अभी नीचे जमीन में बैटरी मार रहे हैं, गड्ढे में बैठे हैं। तो गड्ढे से निकालने का काम उनको कम से कम सही तालीम मिले। मदरसे में बैठ करके जो मौलवी वहाँ देखते नहीं रोज क्या खबरें आती हैं इनकी, बच्चों से दुराचार कर दे रहे हैं, रोज खबरें आती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ बच्चे अनसेफ हों, बच्चे पढ़ें, बच्चों से दुराचार होता है, देखा नहीं आपने कहीं? एक घटना इस तरह के वाकई अलग अलग लगातार आ रहे हैं हर जगह से। तो ये सब इस तरह का जहाँ अच्छी को एजुकेशन मिल रही है आजकल, उसमें धर्म विशेष से जोड़ना कहीं पर भी हो सकता है। नहीं, कहाँ होता है? कहीं आपने देखा दूसरी जगह? भाई ईसाई भी इस देश में रहता है, सिख भी इस देश में रहता है, बुद्धिस्ट भी रहता है। ये यही क्यों हो रहा है? मौलवी सब अट्ठा करके उल्टी कहानी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब खत्म होगी। और मांस बिक्री का आप जिक्र कर रहे हैं कि मांस मैं बिकने ही नहीं दूंगा अपनी लोनी विधानसभा में, तो वहाँ के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं भाई खाने पीने पे भी विधायक जी बैन लगा रहे हैं। अरे खाओ ना, रोक लगा रहे हैं। हमने कब रोक लगाई? आप खाइए, आपको जूस अगर मौसमी का जूस घर आके निकालो, अगर उसमें आपको तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, दूध है, तमाम गौशालाएं हम बनवा रहे हैं। दुनिया में घी से ताकतवर कोई है क्या? तो जब MLA बनाया तो जिम्मेवारी और ज्यादा है। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं कब रोकता हूँ? खूब सब्जियां खाओ, फल खाओ, कभी रोका मैंने? शाकाहारी होटल रखो, तमाम तरह के। अभी भी ऐसा थोड़ी है कि वहाँ एकदम ये लोग अब भी करते ही हैं। जूस की दुकान शाकाहारी ये सब मुस्लिम अब्दुल लगा सकता है? नहीं, अगर अब्दुल को छूट है, उसके पास लाइसेंस हो, लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी लगा के बैठ गया, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो जो मानक है हमारे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के, उनके अकॉर्डिंग करे, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है। बीते रोज अभी दासना मंदिर के बाहर जब कुछ हमलावर पहुंचे, आप भी वहां बहुत सक्रिय रहे, उस दौरान आपका एक बयान आता है कि पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए, 10-20 लोगों को मौके पर ही गोली मार देनी चाहिए। हिंसा के समर्थन से जोड़ा गया आपके इस बयान को कि मौके पर ही, बिना कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, मौके पर ही आपका कहना है कि गोली मारकर हिंसा को अंजाम दिया जाए। नहीं, हिंसा को अंजाम नहीं है। आप उसको अर्थ को समझिए। 10,000 की भीड़ सारे मंदिर को घेरती है। हमारा एक कार्यकर्ता BS तोमर, जिसको जिहादियों ने मार दिया नारे लगाते हुए, अल्लाह अकबर, सिर तन से जुदा, बिना कारण। उसके बाद वहां इकट्ठे होकर के बकवास करते हैं और वहां देवताओं के खिलाफ नारे लगाते हैं, सरतन से जुदा, कि नबी की सजा। न्याय व्यवस्था नहीं, तो वो उनके लिए नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो लगाते हुए आप इंसाफ की बात कर रहे हैं कि मौके पर ही ऑन स्पॉट अभी कोई हमला करने आ जाए तो क्या हम कहेंगे वकील कर रहा हूं मैं, अभी वकील कर रहा हूं, रुको, ऐसा करेंगे? बोले हमें मारने आ रहा तो पब्लिक प्लेस में वो हमें, सवाल ये है, आप समझ नहीं रहे। वहां प्लेस में गोली चलती है तो वो देख के नहीं चलेगी, किसी को भी मैंने यही कहा ना कि आप कह रहे 10-20 को मार दो। दंगाई जो वहां आया, और जो ज्यादातर टेम्पूज में भर के आए, जो दिल्ली से लेकर के NCR के जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कहीं ना कहीं जो स्लीपर जो सेल के रूप में दिल्ली के चारों तरफ है, शाहीन बाग में, वो टेम्पू में भर के एक योजना के तहत आए। एक व्यक्ति ट्विटर से उकसाता है तो क्या जो आकर के माई और महादेव के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, और ये रिपोर्ट में भी आ गया है कि वो वहां लिंचिंग होती और उसमें साधुओं को मारा जाता। जो लोग रामायण का पाठ कर रहे थे उनको मारने की प्लानिंग थी।
तो अगर वो घुस जाते तो अगर पुलिस उनको क्या करना चाहिए, उनको वो कोई शांति दूत का इलाज क्या है? आप बखूबी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पहुंचे, वहां विरोध हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद इस तरह की खबरें भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपको बुलाया गया, फटकार लगाई गई कि भाई वहां दंगा मत करवाओ। नहीं, ऐसा दंगे नहीं की वजह जो महाराज जी कभी फटकार नहीं लगाते, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने उनकी पूरी बात बताई, अधिकारी जो फीडबैक देता है वो गलत देता है, तो वो जब समझे तो उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और हम कभी दंगा ही नहीं है, मेरे जाने से कभी दंगा नहीं होता, शांति होती है। पुलिस के जाने से दंगा हो सकता था, अगर मैं नहीं जाता दंगा होता। 50,000 हिंदू था वहाँ। और हमने ऊपर जब बात हुई शासन में, उनसे कहा कि भरोसा रखिए, माननीय योगी जी पूरी तरह से जो भगवान महादेव के और महामाई का जो मंदिर अति प्राचीन है, जहाँ पांडवों ने पूजा की हो, भगवान परशुराम ने तप किया हो, उस मंदिर पे हमला पूरे सनातन पे हमला था, इसलिए हमें ऐतराज था। तो पूरे सनातन पे कोई हमला कर रहा है, उसकी पूजा करेंगे, उसको तो मार देना चाहिए था। मैं तो 10-20 कहा है, वो सारे के सारे मारे जाते, जिहादी थे सब, तो क्या मैसेज नहीं जाता देश भर में? अगर 10 आदमी उस दिन मारे जाते मौके पे कम से कम, तो जो मुजफ्फरनगर में हो रहा है, हापुड़ में हो रहा है, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कहीं ये यात्रा निकाल रहे, दिमाग ठीक हो जाता, शासन मजबूती चलता है। विधायक जी आपको बुलाया, शाबाशी दी इस बात की? नहीं, शाबाशी थोड़ी महाराज जी थोड़ी कहेंगे किसी, लेकिन अच्छा हमने उन्हें बताया कि देखिए गलत जो है महाराज जी ये नहीं है, और उन्होंने माना। तो कई बार जो फीडबैक है, क्योंकि अधिकारी को तो नौकरी करनी है, और गाजियाबाद में क्यों आता अधिकारी? एक कुछ ईमानदार अधिकारी भी आते हैं, मोस्टली अधिकारी बीमारी पुरानी लगी हुई है कांग्रेस सपा की, कि गाजियाबाद तो वहां जाकर के, ये तो एकदम से आर्थिक नगरी है नोएडा गाजियाबाद, वहीं लूट करो, तो झूठ बोल करके तो बचेगा कि विधायक जी ऐसा कर रहे हैं। अगर उसका एक कारनामा पता चल जाए कि वो दंगा ही नहीं होता, और ये 2 दिन पहले आंदोलन को वापस लेने की डीएम के आश्वासन पर अपील हुई, लेकिन जब उसके कमिश्नर को लगा कि डीएम कौन होता है कमिश्नरेट सिस्टम में, उसने उन पर एफआईआर कर दी, उससे हिंदुओं में उबाल हुआ, तो दंगा किसने कराया? तो जो अधिकारी गिरफ्तार होना चाहिए वो ऊपर फीडबैक गलत कर रहा है। तो ये हमने उन महाराज जी को बताया, और मुझे उम्मीद है कि सारे पक्षों को जानते हुए कठोर सजा ऐसे अधिकारियों को मिलेगी जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। ठीक है, डासना में एक्टिव हुए आप, यति नरसिंहानंद की भी जाहिर सी बात है आपके पास खबर होगी, कहाँ पे है फिलहाल अभी? अब ये तो प्रशासन जानता है, नहीं जानकारी आपको कुछ? नहीं, मुझे क्या जानकारी होगी। ठीक है, वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा आप खिलाफत करते रहे हैं, अभी आपका हालिया बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, अलग अलग हेडलाइंस बन रही हैं। आपने वक्फ बोर्ड के समूचे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हिंदू राजाओं की संपत्ति घोषित किया है, कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने इस बयान को? हिंदू राजाओं की नहीं, जनता की भी मैंने कहा है जी। जो किसान हैं, जो मजदूर थे, दलित समाज के जो लोग थे, भाई किसी की कम थी, किसानों की ज्यादा थी। तो जो संपत्ति, जो खास तौर से जो जमींदारी कौम है, जिनमें गुजर जो वक्त की जमीनें जिधर हैं, वो ज्यादातर गुजर बेल्ट है आपका। जैसे वहाँ महरौली से लेके, महरौली में जाट समाज है, तो वहाँ से जो गांव है 90% वो गुजरों के हैं, सीलमपुर और ये लाल किला और ये सब जामा मस्जिद तक। और जो कहीं यादव हैं या जो जमींदार है, तो उनके साथ साथ जो छोटी जमींदारी के रूप में या उनके साथ काम करते थे, चाहे दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, तो सभी की जमीनें। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम जब बना, तो आप जब इस तरह की बात कहते हैं तो वक्फ बोर्ड अधिनियम और संविधान की खिलाफत से भी लोग जोड़ने लगते हैं फिर। नहीं, अब इसमें कौन सी खिलाफत है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति ही नहीं है, जो लोग वक्फ बोर्ड अधिनियम का क्या काम? जो लोग इस देश में झूठ बोल करके अपने आप को ब्राह्मण बताया, अब बताइए पंडित नेहरू जी के दादा कौन थे? पंडित थे क्या? और उसके बाद बताइए फिरोज खान के शादी करके क्या राहुल नाम हो सकता है उसके बेटे का? खान ही होगा ना। उसके बाद कहां से कहां चले आए और कह रहे हैं जाति की जनगणना करो, संविधान बचा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, पहले तो इस देश में एक जो अन्याय हुआ, अगर देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी इसलिए हैं, माननीय अमित शाह जी और माननीय राजनाथ जी, 3 लीडर्स ने इस देश के लिए, चाहे रक्षा का मामला हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, अब बताइए धारा 370 समाप्त नहीं होती तो हजारों करोड़ लोगों उनके लिए जाता पैसा। वक्फ संपत्ति की बात जहां तक है, देखिए 1500 ईस्वी के बाद जो हिंदुओं की जमीनें थी उनको छीना गया। तुगलकाबाद जो गांव है वो हमारा रामनगर नाम था, उसको तुगलक ने जो तुगलकाबाद कर दिया। वो सारी जमीनी गुजरों की थी। भाई तुगलकाबाद गांव आज भी है, मुस्लिम कहाँ है वहां से लेकर के जिस तरह से राष्ट्रपति भवन संसद का ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो भी वक्फ की संपत्ति है, मतलब उनको ये जाहिल इतने बड़े हैं, उनको शर्म नहीं आती जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, वो माने सांसद कैसे बन गए हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता यहाँ आतंकवादियों को भी बना देती है, जैसे कश्मीर से बना दिया, जो लोग देश विरोधी उनको बना देती है। उनके लिए तो कानून बनना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि ये तो उसकी संपत्ति है। भाई सारे 5 गांव थे गुजरों के,
इनको वहां से अंग्रेजों ने अन्याय करते हुए वहां से हटाया, मुआवजा भी नहीं दिया। उसके लिए अभी वाद चल रहा है 2012 से कोर्ट में चल रहा है नहीं जी। तो ये जो पूरी बेल्ट है, अब जामा मस्जिद सारी दुनिया जानती है, आप निकाल लीजिए इतिहास, करवा लीजिए खुदाई। भगवान महादेव का मंदिर था बहुत जबरदस्त, उस मंदिर के ऊपर बना दिया, तोड़ दिया, नीचे से ऊपर बना दिया, गुम्बद की जामा मस्जिद होगी। लाल किला, सम्राट मीर भोज, उसके बाद जो जामा मस्जिद, आपने अहम बात कही, जामा मस्जिद को आप बता रहे हैं शिव मंदिर, कहाँ से ये पुष्टि है इस बात की, कहाँ से आपके पास आप सर्च कर लीजिए ना, पृथ्वीराज रासो पढ़िए भाई। यहाँ जो राजा अनंगपाल थे उनके भांजे थे पृथ्वीराज चौहान जी। राजा अनंगपाल जो हैं, जो उनका किला बाद में उनके अंडर रहा, उससे पहले प्रतिहार सम्राट रहे, तो वो जब यहाँ हमला हुए हैं लगातार, तो उन्होंने अनंगपुर गांव है गुजरों का बराबर में ही, फरीदाबाद के पास, वहाँ उन्होंने अपना स्थान बना लिया। अनंगपुर नाम ही राजा अनंगपाल के नाम पे। तो दिल्ली किसकी थी? उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी भांजे थे उनके, बेटी थी, बेटा नहीं था, तो उन्होंने शासन किया यहाँ और उसमें अजमेर में, राजस्थान में, दोनों जगह उनका राज था। तो यहाँ उसके बाद जब वो हमले होने शुरू होते हैं और 1200 ईस्वी के लगभग काफ़ी हमले होते हैं, और फिर एक बार तैमूर आता है, तो तैमूर को गुजरों ने मार के, जो रामप्यारी गुजर थी, जो तैमूर को 2.5 करोड़ लोग मारे उसने, 2.5 करोड़ लोगों का कत्ल किया दुनिया में, दिल्ली को हड्डियों की लाश और ढेर बना दिए थे। तो खाप पंचायत है, एक हमारे जाट समाज का गांव है सोरम, वहाँ पंचायत होती है, ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पर आप सर्च कर लीजिए या इतिहास की किताबें निकाल लीजिए। वहाँ महिलाओं की टीम बनती है, रामप्यारी गुजरी उनकी लीडर होती हैं, और जोगराज गुजर उनके राजा होते हैं। तो वहाँ जाट समाज से हरवीर गुलिया, धूला वाल्मीकि, 36 बिरादरी, दलित से लेकर पिछड़े गड़े, हमारे यहाँ जातिवाद ही नहीं था। इन मुगलों ने इस देश का नाश किया है, कहीं जातिवाद नहीं था भारत में। तो उनको जो इकट्ठा होकर के तैमूर को जब रामप्यारी गुजरी भाले से मार देती है और उसकी मौत होती है, तब ये भारत बचता है। फिर ये मुगल दोबारा से आते हैं, तमाम वंश आते हैं उससे पहले। तो मुगल जो 1500 के बाद आते हैं, तो जब औरंगजेब का आतंक हो गया, तो तब जमीन इन्होंने छीन ली, और ये लोग बेचारे खाना बदोश हो गए, पहाड़ों में चले गए, खासतौर से जो किसान जातियाँ थी जो लड़ रही थी सभी। तो उनकी जो जमीनें छीनी गई, जो उनकी शहादत है, जो उन्होंने गर्दनें कटवाई, उनके जौहर हुए, दुराचार हुए, लूट हुई उनकी, तो क्या जो गवर्नमेंट चुनी हुई है, मैंने एलजी साहब को यही कहा है, गवर्नर साहब को, कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है, क्या न्याय दिलाना नहीं चाहिए? जब देश आज़ाद हो गया तो क्यों उनके साथ उन राक्षसों के नाम जुड़ेंगे? क्यों उनकी जो संपत्तियां हैं वापस नहीं होंगी? तो जितनी संपत्तियां, अगर बताइए आप 1500 ईस्वी से पहले एक संपत्ति नहीं है। 1200 में तो मुस्लिम आया, तो 1200 से पहले चलो छोड़ दीजिए सब बात, 1200 से पहले तो तमाम हिंदू राजा ही हुए, मुस्लिम थे ही नहीं। थे क्या हिंदुस्तान में? जब नहीं थे तो संपत्ति किसकी है? संपत्ति हिंदुओं की। उसके नीचे संपत्ति हिंदू की है, हिंदू की संपत्ति हिंदू को लौटाई जाए। नीचे मंदिर बता देना, इसके लिए एक बड़ा साक्ष्य। अरे भाई कमाल की बात है, क्या ये जो मुगल थे ये देश क्या जानता नहीं? उसके हमारा वास्तुकला, हमारी टेक्नोलॉजी, जामा मस्जिद, अब हम बता रहे हैं ना, आपने बड़ी बात कही है, जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर, इसके लिए बहुत बड़ा साक्ष्य चाहिए। इतने बड़े साक्ष्य मिलेगा, आप करिए शुरुआत। ना मिल जाए तो तेजो महल का अगर ना मिल जाए तो अभी वो विचाराधीन। मैं अपनी बात एक बार अभी न्यायपालिका में, आप बताइए, तेजो महल न्यायपालिका में जी। ये जो हमारे जो 2012 से ये भी न्यायालय में है कि जो लोगों को मालचा के लोगों ने जो मालचा मार गए, वो कोर्ट में चल रहा है। तो इसके लिए, लेकिन ये बताओ आप, क्या 2012 से पहले ये तमाम हिंदुओं की थी ना? उन्हीं के कत्ल होंगे, उन्हीं के बहन बेटी मारी जाएंगी, दुराचार होंगे, उनकी जमीन छीन ली गई, उस पर किसी का टोम मरे हुए मुर्दे गाड़ दिए विदेशी, तो वो साफ होकर के उनकी संपत्ति उनको मिले, या वो जनहित में वो लोग तय करें, उनसे बात कर ली जाए तो सरकार के काम आ जाए। मतलब उसके अंदर जितने भी जिहादी थे, जिन्होंने हमारे कत्ल किए, हमारी जमीनें छीनी, हमें बर्बाद कर दिया, आज भी उन्हीं के नाम पे नाम है। औरंगजेब रोड, औरंगजेब कितना बड़ा राक्षस था, 1.25 मन जनेऊ ब्राह्मण समाज के उतरवाता था, तब खाना खाता था, सब कत्ल कर दिया। अकबर ने कितने जौहर हुए अकबर के कारण, कितना बड़ा राक्षस था। नहीं, फिलहाल उनके नाम पे रोड है, बताइए कांग्रेस ने क्या किया इस देश में? ये तो अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे, उनके नाम पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माने मोदी जी ने पहल की। उत्तर प्रदेश में माने योगी जी कर रहे हैं, देश के तमाम बीजेपी के लीडर्स कर रहे हैं। अगर वक्फ संपत्ति अधिनियम का विरोध बीजेपी नहीं करती और सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम का विरोध नहीं करते, तो आज इनकी तो योजना थी कि हम पूरे देश को जालीदार टोपी पहनवा दें। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितनी जाति हुई है, वो केवल उन चंद लोगों ने आकर के, कुछ लुटेरे थे, उनके साथ यहाँ के भी कुछ लोग लालची लगे, और इस देश के अंदर जो जाति उसको ठीक करने का अब समय है। इसलिए वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं है भारत में। उसको फालतू की कोई भी बयान दे देता है पहन करके टोपी लगा के,
उसको एनएसए नहीं लगना चाहिए उसको। वक्फ की संपत्ति का जो जिस तरह की बयानबाजी है पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, इनका कोई वजूद नहीं है आपके आप मुताबिक? बताइए, नहीं आप बताइए ना मुझे, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, कोई बैठ जाए। क्या कहीं था जब टोटल ये देश के अंदर 1200 से पहले, बताइए 700 से पहले तो इस्लाम नहीं था। तो हमारा ईरान की जो महारानी केकई थी वो ईरान की थी। करवाइए सर, आप खत्म, आपकी सरकार है, अधिनियम खत्म करवाइए फिर। नहीं, अब सरकार ने तो लाए ना, आपको मालूम ही है हमारी ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। भारतीय संस्कृति मजबूत हो, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है। अब आप देखिए महाराणा प्रताप जी की मूर्ति देहरा गांव में एक भी हिंदू नहीं है, लगाते हैं मुसलमान। वो कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम राम को मानते हैं। तो ये यहाँ का जो मुसलमान है, जो कहीं ना कहीं जो मौलवी और बाहर से जो मदरसों में एजुकेशन दी जा रही है, मैं चाहता हूँ कि वो हाईटेक हो और वो समझे। जैसे मुस्लिम गुजर 1 करोड़ है, कश्मीर में 32% मुस्लिम गुजर है, और जो वो देश के लिए लड़ता है, पूरे भारत के लिए अपनी जान दी है, लगातार फौज की मदद करता है, एक भी गद्दार नहीं है। तो वो लोग जो देश के लोग हैं, जो वक्फ से जिनका मतलब नहीं है, वो आज भी गरीब है। और जो लोग बाहर से आक्रमण करके आए, कुछ परिवार, उन्होंने पूरे जमीनें घेर रखी हैं, इनके बाप की जमीन है, इनका ऑपरेशन होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है विधायक जी, योर पॉइंट टेकन। उपचुनाव का माहौल है अभी उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पर उपचुनाव है। 10वीं सीट मिल्कीपुर जो अभी होल्ड है। गाज़ियाबाद से आपकी जो शहर की सीट है गाज़ियाबाद की, उसमें संजीव शर्मा का आज ऐलान हुआ है। 17 साल के बाद ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया गया है। ब्राह्मणों पर भरोसा जताकर ब्राह्मणों का वोट बैंक जो है, ब्राह्मण विरोधी जो अभी तक इस तरह के नैरेटिव बनते रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को उतनी वरीयता नहीं मिली, इसको देखते हुए अब ब्राह्मण कैंडिडेट्स को टिकट फाइनल किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। नहीं, ये तो बड़ी, बीजेपी में क्या जातिवाद होता है? पहली बात तो जिसने आपके विरोधी लगातार ये कोट करते हैं हमारे कि ठाकुरवाद जो है करने वो दो ना। हावी है। सबसे कम ठाकुर है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स पे उन्होंने सवाल उठाया था, ठाकुरों के ज्यादा एनकाउंटर हुए यादवों से। ये सब जो ना, जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका ये सोच है कि हम जातियों में बांट के और कहीं ना कहीं सत्ता में आ जाएंगे, तो भूल है। माने योगी जी संत हैं, पर ये ब्रजेश पाठक जी कौन है? सुनील शर्मा जी हमारे कैबिनेट मंत्री गाजियाबाद में ही, 2-2 टिकट ब्राह्मणों को देना गाजियाबाद में, और तमाम पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह से नैरेटिव से बाहर निकलने। महेश शर्मा जी कौन है? श्रीचंद शर्मा जी कौन है? ये तो पहली बात है, तो पहले से ही है ऑलरेडी, ये आज से है क्या? धर्मेंद्र शर्मा कौन है? मतलब इतने ब्राह्मण लीडरशिप जितनी भाजपा में है, इतनी किसी पार्टी में ना कभी हुई ना कभी होगी। ये सब चीजें जो चलाने का काम है, पहले कहा कि गुर्जर ठाकुरों का झगड़ा हो गया, फिर जो कुर्मियों का ठाकुरों का झगड़ा हो गया। ये सब लोगों ने जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में, बाबा साहब के खिलाफ, जिन लोगों ने बाबा साहब को भूमाफिया बताया, सपा के लोगों ने, बहन मायावती जो दलितों की मसीहा थी, उनको कत्ल करने का काम किया, और जिन्होंने, हमने 5 तीर्थ बनाए बाबा साहब के स्थान, हमने उनके जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप से लेकर तमाम फैसिलिटीज़ की, नौकरियों में उनको पूरा रिजर्वेशन दिया। जम्मू कश्मीर में 370 लगा के कांग्रेस ने आरक्षण ही समाप्त कर दिया था। दलित समाज झाड़ू लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, हमने 370 हटा करके उनके आरक्षण को बहाल किया है। तो जो हम दिन रात काम कर रहे हैं, बाबा साहब का इतना सम्मान हमने किया है, भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पे हमने भव्य और दिव्य मंदिर बन रहे हैं। तो ये भाजपा के मतलब सोच में भी नहीं होता जातिवाद, ये कोशिश की, और उसके कारण कहीं ना कहीं जो लोगों के कुछ जातिगत समीकरण 9 सीटों पर गड़बड़ा रहा था, लेकिन फिलहाल अभी रास्ता साफ है। राहुल गांधी जो है आपका एक कांग्रेस का पूरी तरह से अब बिल्कुल बाहर हो गई है उपचुनाव से, रेस से, और अखिलेश यादव से आपका सीधा सामना है, सीधा फायदा मिला है आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर सपा के साथ लड़ते, 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव सपा के साथ मिलकर नहीं लड़ते तो लोकसभा चुनाव में भी उनकी 0 आती। एक विधानसभा में एक एमएलए है, वो भी एक्सीडेंटली, उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। तो कांग्रेस समाप्त होगी, और उसका जो सपना था महात्मा गांधी जी का, वो माने मोदी जी पूरा कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त देश होना चाहिए, समाप्त करनी चाहिए पार्टी। लेकिन देश को लूटने के लिए एक षड्यंत्र के तहत कि भारत को इस्लाम के झंडे के तहत के कानून बना के लाया जाएगा, उसको नाकाम करने का काम अगर किया है, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और जो करोड़ों लोग कार्यकर्ता हैं और जो स्वयं सेवक हैं, जो जिनका यहाँ लहू इस देश के लिए शहीद हुए हैं लोग, उनके कारण हुआ, और बहुत जल्दी कांग्रेस इस देश से समाप्त हो जाएगी। अखिलेश यादव का भी जिक्र हुआ। अखिलेश यादव की अभी हालिया आपने तारीफों के कसीदे पढ़े एक मीडिया हाउस को कि अखिलेश यादव अच्छे राजनेता हैं। नहीं, मैंने तारीफ नहीं की, मैंने तारीफ ही हो गई। नहीं, मैंने ये भी कहा कि एक ऐसे पढ़े लिखे नौजवान से इस देश को उम्मीद थी, मैंने ये कहा। लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करके केवल भारत में नहीं,
पूरे दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि वहां की चुनी हुई सरकार अपने ही देश के लोगों को, जिनके बम विस्फोट किया, आतंकवादियों को रिहा कर दे, पहली सरकार है। तो जो अखिलेश जी ने पाप किया उसके कारण वो कभी लीडर नहीं हो सकते इस देश के जनमानस के। उन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया। उनके नेता क्या बोलते थे कि बलात्कार लड़के कर ही देते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाई, साधुओं को मार के नदी उसमें डुबा दिया। तो जो कांग्रेस ने पाप किया 7 नवंबर 1966 को इंदिरा जी ने और करपात्री जी महाराज ने रोते हुए 2,500 लोग और गाय मारी गई थी, शराब दिया था कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, वंश नष्ट हो जाएगा। तो अखिलेश जी का हमने व्यक्तिगत रूप से कहा कि लोगों को ये उम्मीद थी कि वो इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, सिपाही महोत्सव में जनता का पैसा नहीं उड़ाएंगे, लेकिन जो उन्होंने किया उससे जनता उनसे नफरत करने लगी है कि भाई ये लोग कहाँ। और योगी जी का जो काम, भारतीय जनता पार्टी जो आज बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है। कई मामलों में हम मैक्सिमम ज़्यादातर मसलों में 1-2 छोड़ दें तो हम लोग नंबर 1 बने हैं। तो ये सारी चीज़ें देश के सामने हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी को ये कहना मेरा कि वो पढ़े लिखे हैं, उनसे उम्मीद थी, तो ये कोई तारीफ की बात तो है नहीं। जो सही है वो सही कहा मैंने, पर उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया आपको बताने का। आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देकर के उन्होंने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया है। योगी आदित्यनाथ को आपका एक पत्र कि योगी जी एनसीआर को बचा लो, एनसीआर बहुत खतरे में है। क्या खतरा है एनसीआर? तो मैंने बताया नहीं अभी आपको, ये जो दिल्ली के अंदर पिछले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में कांग्रेस ने बसाया वो अलग है। आप दिल्ली का सर्वे कर लीजिए, नंद नगरी, सुंदर नगरी जाओ, आप लौनी में जाइए, आज भी 1000 बांग्लादेशी पकड़वा दूंगा मैं। इंटेलिजेंस के लिए चुनौती है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैंने यहाँ तक कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूरा फरीदाबाद, पूरा मेवात के अंदर पूरा जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया है जिसका भारत से कोई लगाव नहीं है, वो इस तैयारी में बैठा है कि यहाँ दंगा हो और हम मारकाट शुरू कर दें। तो मैंने योगी जी से मैंने कहा जैसे शाहीन बाग में 1 लाख जो सिंचाई विभाग की जमीन है, 1 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी शाहीन बाग में है, वही किसान आंदोलन में जाता है देश के खिलाफ, वो ही सब जगह यात्राएं निकलती है, पत्थर फेंकता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना की जरूरत है। 10 करोड़ घुसपैठिए भारत के अंदर रह रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा तो केवल पश्चिम बंगाल में है। केशव मौर्य जी से मुलाकात आपकी? हमारी तो सभी नेताओं से होती है। अभी लास्ट मुलाकात कब हुई? अभी पिछले दिनों हुई थी, हम लखनऊ गए थे। तो जब हम जाते हैं तो जब माने योगी जी से मुलाकात हुई तो पाठक जी से, माने मौर्य जी से, स्वतंत्र देव जी, पार्टी के राठौर जी, जितने भी हमारे सब ठीक है। इस तरह की खबरें जो आ रही थी केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बैठक में बायकॉट हो रहा है एक दूसरे का लगातार। नहीं, अब आपने कहीं लगा ऐसा? मतलब एक लीडर्स को हमारे को अगर कहीं भेजा गया है पार्टी ने, लंबे वक्त से साथ में नहीं देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा रहा कि लगातार चुनाव थे, चर्चाएं होनी थी, कहीं कई प्रकार के एजेंडे। अब तो पाठक जी भी नहीं रहते थे कई मीटिंग में, तो अब भी कई बार नहीं रहे। जैसे पिछले दिनों भी पाठक जी नहीं थे। तो कई बार ना रहना और हमेशा ना रहना लंबे वक्त नहीं, अब ये कैसे करोगे भाई? माननीय योगी जी अगर मीटिंग कर रहे हैं तो कैबिनेट के, उसमें दिल्ली किसी को बुलाया गया है या कहीं पार्टी ने भेजा है, तो ये तो बिना वजह की बातें थी। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में हो ही नहीं सकता है। अपना निजी एजेंडा थोड़ी चलता है वहाँ। भाई माननीय केशव जी जैसा लीडर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान छिड़कता है। वो ऐसा नहीं कर सकते जी। एक प्रत्यंचा पर आपको चढ़ा रहा हूं, बताइए सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में बेहतर नेता कौन है? अब ये तो आप हर पैमाने पे दोनों नेता ही बेहतर है। अपना अपना एक का अगर आपको नहीं, देखिए दोनों ही बेहतर है। दोनों में एक दूसरे की हम तुलना कर ही नहीं सकते। दोनों ही बेहतर हैं और दोनों का कोई बेजोड़ नेता है। माने केशव जी की लीडरशिप में आपको मालूम होगा प्रदेश अध्यक्ष से 325 सीट आई थी। उनको केवल पिछड़ा नहीं, वाल्मीकि जो दलित हमारा है उससे लेकर के और ब्राह्मण तक, उनके ऊपर कोई लेवल ही किस तरह का नहीं है जो लोग लगाते हैं। मतलब वो कार्यकर्ता मिलने चला जाए तो इतना खुश होकर आता है। जैसे उत्तर प्रदेश में माने राजनाथ सिंह जी हैं, देश में नेताओं का जितना माने राजनाथ जी मिलते हैं पूरे देश के लोगों से। आप उनकी कोठी पे जाइए, हजारों लोग रहते हैं। तो इसलिए ये सब एक अपना अपना है। ठीक है। आप ये केशव मौर्य का जिक्र हुआ, केशव मौर्य का एक कोट था 2027 में 2017 जैसा नतीजा होगा। 2022 का उन्होंने जिक्र नहीं किया, 22 बीच में छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं था उस समय। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ से शुरुआत हुई कि कहीं ना कहीं बगावती सुर अख्तियार किए जा रहे हैं बीजेपी संगठन में 2 शीर्ष नेताओं के। नहीं, इसमें अगर 17 जैसा नतीजा होगा, मतलब सीटें हमारी बढ़ेंगी, तो इसमें बगावती सुर कहां से होगी? 2022 में क्या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी भारतीय जनता पार्टी? हम कुछ सीटें घटे ना, 50 सीट। भाई हमारी 50 सीट कम हुई, तो उनका कहना है कि हम 325 थी हमारी, इस बार 350 आएंगी। हाँ, मतलब उनके नेतृत्व में 2017 लड़ा गया भाई,
तो इसके चलते 2017 अब ये में तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, हाँ। 2022 में उनका नेतृत्व नहीं था, इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। अब 2017 जैसा नतीजा चाहिए, देखिए क्योंकि मैं था। अब मैं ये कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव हुआ, 76 सीट सर्वे में भी और निश्चित आती, लेकिन जो एकदम से जो दिल्ली में बैठ के योजना बनी कांग्रेस की कि जातियों में हिंदुओं को बांट दूं, और ऐसे नैरेटिव सेट किए गए जिनका कोई अर्थ नहीं था। तो अखिलेश जी संविधान लेकर के दलितों के मसीहा बनने लगे, और लोगों को, जो दलित समाज के बहन भाई हैं, उनको भी ये भरोसा होने लगा कि अखिलेश जी हमारे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करने वाले लोग हैं, बाबा साहब को भूमाफिया बताते थे, बहन जी पे हमला किया अपने आप रहते हुए, तो आज वो उनको समझ में आया कि ये तो क्षणिक जो है इस तरह से भ्रमित किया गया है। कुछ लोग उनमें इकट्ठे हुए, बाहर से जो हवाला के थ्रू फंडिंग हुई, आपको मालूम ही होगा, माने मोदी जी को हराने के लिए जिस तरह से पैसा बांटा गया, तमाम चीजें, माने राजनाथ सिंह जी को, माने मोदी जी को हराने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो कुछ भ्रम जो था, वो गुर्जर ठाकुरों का विवाद करा दो, बिना कारण का कभी नहीं हुआ, कुर्मी ठाकुरों में ब्राह्मण और ठाकुर का झगड़ा है, इस तरह के जो नैरेटिव जो सेट किए गए, उनसे कहीं नुकसान हुआ। तो अब जनता पछता रही है कि हमने बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ, तो देश के साथ हम लोग इन जातियों में बट के नुकसान जो हुआ है, हमने राष्ट्र विरोध कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश में उसी आधार पर केशव जी कह रहे हैं खामियाजा 2022 में उठाना पड़ा। नहीं, उसका तो 22 में कम उठा, लेकिन लोकसभा में निश्चित हमें नुकसान हुआ। 22 में उतना खैर नुकसान नहीं हुआ, हम लोग 2/3 बहुमत से सरकार, जैसा आप कह रहे हैं 22 में कुछ कमी, कुछ सीटें घटी है, बात सही है, ये बात सही है। केशव जी का नेतृत्व नहीं था, ये कमी रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने केशव जी ने तो अब भी मेहनत की, मैंने योगी जी ने भी की, मैंने स्वतंत्र देव जी ने भी लगातार दिन रात काम किया संगठन का। होता क्या है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती क्या? अब लोगों को प्रूव हो गया, 5 साल में लोग सपने देखते हैं कि इतना हो जाए, वो चीज़ें ग्राउंड पे थी, लोगों की कहीं उम्मीद नहीं थी, अब वो रिजल्ट के रूप में सामने है। तो 27 में निश्चित तौर पे 325 से ज़्यादा सीट आएंगी। ठीक है, बहराइच में हालिया बवाल को लेकर तमाम अलग अलग नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं, अलग अलग सियासी जानकार अलग अलग विचारधाराएं पेश कर रहे हैं। बहराइच हिंसा का सीधा सवाल मेरा कि असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, बहराइच हिंसा में आप मान लिया किसी ने झंडा फहरा दिया, उसको गोली मार देंगे, चाकू से बर्बरता से मारेंगे, इस देश में कानून है। तो वो पूरी योजना के साथ था, सुनियोजित था कि जब यात्रा निकलेगी तो ऐसा हमें करना है। और भी जैसे सहारनपुर में बवाल हुआ है, डासना में, ये जो तमाम जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबकी रिपोर्ट में ये आया है कि ये सब जो दंगे प्रायोजित हैं, तो वो भी दंगा प्रायोजित था। उसमें तो ये नहीं था कि उन्हें, अगर ये सरकार किसी और की होती तो वहाँ सैकड़ों लोग मरते। ये तो माननीय योगी जी की सरकार थी, उन्होंने, प्रशासन ने वहीं खुद पहुँच करके पूरा अमला वहीं जमा, और उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, और जो जिन लोग कब्जा किए हुए थे दुकानों पे एक्शन, अपराधी पकड़े गए, एनकाउंटर हुआ, तो उसको डैमेज किया। ऐसे ही सहारनपुर में पुलिस चौकी पे, मतलब क्या मतलब था? अगर उनका ये कोट है, वहाँ के स्थानीय जो मुस्लिम वर्ग है उसका ये कोट था कि अगर शायद झंडा ना फहराया जाता तो हिंसा की आग ज्वलंत ना होती। झंडा अगर फहरा दिया तो उसके लिए तो शिकायत करना चाहिए ना। हमारे लिए कोई मेरे घर पे आकर कोई झंडा चढ़ा दे तो मैं उसे गोली मार दूं, ये कहाँ लिखा है? आप ही ने कहा है। नहीं, आप ही ने शुरुआत में कहा है कि गोली मार दो। अरे मेरा नहीं, उनको मारो ना जो पूरे सनातन पे हमला कर रहे हैं, मंदिरों पे जाके झंडा फहराता जब, तो गलत है। वो लड़का मस्जिद नहीं, वो अरे किसी के घर पे वो चढ़ के झंडा घुमाने लगा, इसमें कौन सी बात आ गई? ये तमाम जो निकल रहे हैं मुस्लिम समाज, जो वहाँ यात्रा निकलता है, क्या हिंदू में पथराव कर दे? ये लोग जो यात्राएं निकलती है, धार्मिक यात्रा, सब पे पथराव करते हैं, चाकूबाजी करते हैं, दंगा करते हैं। कोई यात्रा सही से निकल रही है? हिंदू कहाँ बोलता है, किसी को मारता है क्या? तमाम ताजिए निकलते हैं, सब चीजें होती हैं। कभी सुना है आपने या किसी धार्मिक स्थल में जाके हिंदू ने कुछ किया कभी, इस तरह डासना में पथराव किया है? तो ये समझना चाहिए कि ये देश में जो 4 रोहिंग्या बांग्लादेशी या कुछ मौलवी आकर के माहौल खराब कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में रहें, कायदे से रहें, देश की तरक्की के लिए काम करें। हिंदुत्व के समर्थन में आप इतना एक्टिव रहते हैं, बहराइच गए थे आप? नहीं, इतनी बड़ी अराजकता, देखिए अराजकता नहीं, वहाँ माने योगी जी हैं, और वो पूरी तरह से हमारा सरकार का, प्रशासन का सिस्टम था, तो लॉ एंड ऑर्डर को कहीं चुनौती मिले, हम तो वहाँ जाते हैं जहाँ लगता है कि यहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के अधिकारी गड़बड़ है, तो उसके लिए सरकार है ना। तो हिंदुत्व के लिए माने योगी जी से बड़ा कौन है? उन्होंने उसको सही से उनकी भाषा में जवाब दिया, और आज शांति है। और मुझे लगता नहीं कभी बहराइच में 50 साल दंगे होंगे, अब नहीं होंगे दंगे। और बहराइच की आग कुछ सहारनपुर तक भी सुलगी? नहीं, बहराइच की नहीं थी, वो तो दूसरे इश्यूज थे, तो एक बहाना था, वो ये बहुत अच्छा हुआ है। अब आप ये कहेंगे वो बहुत अच्छा हुआ है।
अच्छा कम से कम पता चल गया कि देश में कौन कौन नाग है, जो जहरीले नाग है उनको फन कैसे कुचला जाए, उनकी पिक्चर सामने आ गई। इन फ्यूचर जब कभी योजना किस बनाएंगे, लिहाज से आप थोड़ा स्पष्ट करें इसको, क्या क्या जो अच्छा होगा? देश के अंदर कहीं दंगा करना चाहते हैं, जिनकी सोच छोटी है कि हम लोग इसको इस्लाम के झंडे के नीचे ले आएंगे, हिंदुओं को हम लोग यहाँ से डिस्टर्ब कर देंगे, मार डालेंगे, कब्जा कर लेंगे कश्मीर की दंगा तरह। अच्छा हुआ बहराइच सहारनपुर? नहीं, दंगा अच्छा नहीं हुआ। मेरा कहना है जिन्होंने पत्थर फेंके उनके चेहरे सामने आ गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दंगे के बहाने पता चल गया कि इस देश में आग लगाना कौन चाहते हैं। तो उनका इलाज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसा करती है उनके पुश्ते याद रखेंगी। मतलब बहराइच में जो पत्थरबाज सामने आए वो आने जरूरी थे, नहीं तो वो कोई बड़ी घटना करते। आज जितने भी चाहे सहारनपुर में थे, हापुड़ में थे, डासना में थे, या जो बहराइच में थे, या देश के दूसरे हिस्सों में थे, उन सबका कम से कम पता चल रहा है ना कि कौन कौन है जो जिनको फंडिंग बाहर से हो रही है, जो देश में दंगा करना चाहते हैं। तो जो यहाँ का लोकल मुस्लिम भी है जो देश के लिए काम करना चाहता है, उसको पता चल रहा है कि ये लोग नफरती हैं, इनसे दूर रहो, नहीं तो हमारा भी अंजाम बुरा होगा। तो सारी चीजें जो घटनाएं घटती हैं, ईश्वर क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनना है, तो भगवान उसी रास्ते पे ले जा करके उन लोगों का ऑपरेशन करा करके सबको शुद्धिकरण हो रहा ना ठीक से। तो भविष्य में भारत के लिए काम करेंगे लोग। दंगा करने वाले लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। जल्द बुलडोजर का रास्ता नजर आएगा वहां? नहीं, बुलडोजर तो जो चला वो कहीं ना कहीं उदाहरण बना देश में ही नहीं दुनिया में। और सख्ती के बिना शासन नहीं चलता, ये जरूरी भी है। ठीक बात है। और राकेश टिकैत को हालिया, राकेश टिकैत को लेकर आपका नाम राकेश टिकैत के एक बड़े विरोध को तौर पर भी लगातार जोड़ा जाता रहा। अभी फिलहाल वो एक बड़े मामले को लेकर उनका विचाराधीन है कोर्ट में मामला। नहीं, आज समन हो गया है। आज समन भी हुआ उनके खिलाफ। आज उनको समन हो गया है। देखिए, तो आप ये बात सोचिए, इसको हमारा टिकैत से कोई विरोध नहीं है। हमारा क्या विरोध है? हमारा तो इस देश के खिलाफ जो करेगा, जो सनातन के खिलाफ कुछ दिमाग में लाएगा। बात की गई तो वो आपके सामने मतलब साथ बैठना भी नहीं चाहते, वो आपको सख्त विरोधी मानते हैं अपना। नहीं, उन्होंने आपने ही हमला करवाया था नहीं, वहां पर जब वो अब देखिए उनका जो कहना है अलग विषय है। आंदोलन में बैठे कोई भी इस भारत के तिरंगे को अगर उतारने का प्रयास करेगा, उसके लिए यहाँ देश के लाखों लोगों की शहादत है। तिरंगा उतार करके खालिस्तान का झंडा, आपको मालूम है 1 साल पहले ये पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, 122 करोड़ डॉलर जो तिरंगा खालिस्तान का झंडा फहरा देगा उसको दिए जाएंगे एक बार देश में। वो 1 साल पहले रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा। तिरंगा उतारने का मतलब है भारत को गुलाम करना। तीसरी बार, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, तीसरी बार टिकैत की लीडरशिप में। क्या किसान कर सकता है? आज पूरे जितने भी किसान हैं देश के, ठीक है, उबाल पे हैं। कार्रवाई भी होनी चाहिए उसमें, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं है। आपने आदमी भेजे। अरे भैया, ये देश का इतना बड़ा इशू है कि तिरंगा उतारा गया और खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। अगर किसानों के भेष में नहीं आते, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि ऐसे लोग बचने चाहिए थे क्या? मैं इस देश की जनता से सवाल करना चाहता हूं। करोड़ों लोगों ने शहादत दी हो, उस तिरंगे को उतार दिया हो। तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, तिरंगे को। तो ऐसे लोग घूम रहे हैं, किसान नेता बता रहे हैं, उसके बाद कहते हैं बांग्लादेश बना देंगे, हम पार्लियामेंट पे हमला कर देते, तो उसमें समन कर दिया माननीय न्यायालय ने। और मुझे उम्मीद है ऐसे लोग शिक्षकों के पीछे होने चाहिए। ऐसे एक भी व्यक्ति को देश में स्थान नहीं होना चाहिए। अभी जहां भी घटना होती है शाहीन बाग में पहुंच जाते हैं, धारा 370 गलत उठी, ये किसान का एजेंडा है। जिन बाबा महेंद्र टिकैत जी जो जिंदगी भर लड़ते रहे एक किसान के रूप में किसानों के लिए, उन्होंने कहा था 3 बिल जो माननीय मोदी जी ने पास किए उन्हीं के बिल थे। और इन्होंने कहा कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। जैसे ही खालिस्तानियों से मिलते हैं और उग्रवादियों से मिलते हैं और बैठ जाते हैं झंडा गाड़ के। क्या क्या नहीं हुआ आंदोलन में? तो ये आंदोलन जो है, जो किसान थे क्यों नहीं जुटे साथ में? वहां क्या हो रहा था ये रिपोर्ट आपके सामने नहीं है क्या? पूरे देश ने देखा, आपने दिखाया है। देखिए, सीधा सवाल विधायक जी मेरा है, जिस समय आंदोलन में बैठे थे राकेश टिकैत, हाँ, मीडिया के सामने रोए भी, वो आंदोलन उस दौरान उनका सीधा आरोप था कि मुझे यहाँ पर मरवाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए नंदकिशोर गुर्जर ने आदमी भेजे थे। तो मैं नंदकिशोर गुर्जर जान से मारता है किसी को? हम तो आदमी भेजे थे। नहीं, हम तो अच्छी हत्या हो सकती है। अरे भाई, ऐसा ये तो अब वो कुछ भी कहें। हम तो देखिए खुद जो है, हम साइंस के स्टूडेंट है, टॉपर रहे, इंजीनियर है। हम क्या ये सब काम करते हैं? हम तो अच्छी शिक्षा देते हैं। उसके लिए कोई दूर अच्छी शिक्षा इस तरह की देते हैं आपकी 10-15 लोगों को निपटा देना चाहिए मौके पर ही। नहीं तो नहीं निपटाना चाहिए क्या? जो सनातन पे हमला कर रहे हैं, और कानून का राज नहीं है इस देश में। तो आप और मैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कहा है, राकेश टिकैत ने सनातन पर हमला किया। नहीं, सनातन पे नहीं किया, सनातन पे नहीं किया, राष्ट्र पर हमला किया। राष्ट्र पर हमला किया। क्या गलत कह रहा हूं? आपकी पॉलिसी के तहत उनको भी उनके हिसाब से वही सजा देनी चाहिए। अगर किसान के बेस में वो नहीं होते ना, किसान को भगवान मानते माने मोदी जी,
तो अगर किसान का मुखौटा लगा करके और इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं करते तो ये सरकार छोड़िए, इस देश की जनता निपटा देती। दिल्ली के चारों तरफ रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए लहू बहाया है। पब्लिक निपटा देती है। 40,000 लोगों के शहादत हिंडन नदी पे हुई है। राव सिंह भाटी राजा थे, यहाँ लोग लड़े हैं इस देश को आजाद कर तिरंगे के लिए। क्या उनके पूर्वजों के तिरंगे का अपमान करेंगे तो कोई नहीं बचता। हम बता रहे हैं आपको, अगर किसान के भेष के अलावा कहे ना कि मैं दिल्ली आ रहे हैं, आ जाए चैलेंज करके। अगर एक मीटर भी पहिया चल जाए ट्रैक्टर का, वो 4 ट्रैक्टर लाने वाले बता रहे हैं इस देश के 4 लाख ट्रैक्टर आकर के चारों तरफ से घेर लेंगे। ऐसा थोड़ी है। देश के अंदर उनकी भुजाएं फड़क रही हैं। जो उनके परिवार के गांव के लोग हैं वही साथ नहीं है इस मसले में। भाई तिरंगा उतार के तुम यहाँ जिस तरह से तुम हमारी बेटियों को फेंका गया, वो भी किसानों की बेटियां थी, और जिन पुलिस वालों के साथ जिन्होंने इस देश के लिए काम किया उनको जो बर्बरता हुई, तिरंगा उतारा गया, कोई बर्दाश्त करेगा इस देश में? तो ऐसे लोगों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मीडिया वाले लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, अंतिम चरणों में आपसे आखिरी सवाल मेरा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह की बातें भी हैं कि आने वाले वक्त में केंद्र में उनकी बड़ी पैठ होगी और लोग प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं भविष्यगामी। क्या आप संभावनाएं देखते हैं योगी आदित्यनाथ में? आपकी व्यक्तिगत राय जान रहा हूं, आप राजनीतिक जवाब ना दें। संभावना तो आप संभावनाएं देखते हैं, उन्हें एक प्रधानमंत्री चेहरा मानते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का, आप राजनीतिक जवाब नहीं, राजनीतिक नहीं दे रहा, बूथ का मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं। बूथ का प्रधानमंत्री एक पोस्टर चिपकाने वाले बूथ के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी इस देश के माननीय गृह मंत्री हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी उदाहरण है, एक किसान देश की रक्षा करने वाले हैं, और माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। तो कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता जो परिश्रम करता है, देश के लिए काम करता है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है। हम भी हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते क्या? तो आप तो मुख्यमंत्री की नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम एक बात बता रहे हैं। देखिए शंकर जी की जिस पे कृपा हो, 295 विधायकों का समर्थन है आपके पास, तो कभी भी बगावत कर ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। मैं कभी बीजेपी का नुकसान करने की ऑफ रिकॉर्ड तो इस तरह की बातें भी होती हैं कि केशव गुट अगर बगावत करते हैं कभी भविष्य में, इस तरह गुट हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ भविष्य में अगर बगावत देखने को मिलती तो 295 गुट हमारे यहाँ नहीं होता। और यहाँ तक की बात कि सपा के भी 10-12 विधायक आप लपेट लेंगे। नहीं ऐसा, और 295-300 विधायक लेके आप अलग मोर्चा तैयार कर लेंगे। अरे ऐसा कभी नहीं है। हम जो हमारा जो लीडरशिप है, 2019 का मैंने जिक्र किया, ऐसी परिस्थिति दिख चुकी नहीं, वो भविष्य में भी दिख सकती। वो सनातन पे हमला था। मंदिर में मांस की दुकान को इंस्पेक्टर खोलेगा और उसका हम विरोध करेंगे, FIR होगी, तो उसके लिए तो आज भी अगर कोई बात आएगी, आज भी कोई बात आएगी। मेरे लिए राजनीति एजेंडा नहीं है। मैं तो बताया ना, मैं भाई एक्सीडेंटली पॉलिटिशियन हूं। मैंने देखा गाय कट रही है, लड़की उठाई जा रही है लौनी में, पाकिस्तान बना हुआ है, जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराध पे बनी, और वहां तमाम अत्याचार था, लौनी से लोग पलायन कर रहे थे। तो मैंने अपनी जॉब वॉब छोड़ के मैं तो अजगर सेना बना करके सड़क पे, मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने राजनाथ सिंह जी ने मुझे जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी थे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा कि माने राजनाथ सिंह जी ने गोरक्षा का कानून बनाया है। और अब भी आपको मालूम नहीं है, माने राजनाथ सिंह जी ने एक रिपोर्ट आई कि गाय बाहर जा रही है। इस देश में इतना बड़ा काम किया है कि पूरे देश में बाढ़ लगा दी कि गाय एक न कटे। जिस दिन भारत के अंदर गाय का खून बूंद, एक भी बूंद गिरना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद शास्त्र कह रहा है। जहां गाय के खून की बूंद गिरती है, आतंकवाद बढ़ता है, दुराचार बढ़ते हैं, देश में गरीबी आती है। आज भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो माने मोदी जी ने जो गोरक्षा के लिए कानून बनाया देश में, और माने अमित शाह जी ने गृह मंत्री रहते हुए जो गोरक्षा पे काम किया बंगाल में खासतौर से, उनको बंद किया। और आज माने राजनाथ सिंह जी ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, लोग कहेंगे कि गाय की बात कर रहे हैं हम। गाय पूरा ब्रह्मांड है, और अमेरिका ने भी गाय को डॉक्टर काऊ कहा है। गाय तमाम बीमारियों को समाप्त करने वाली और देश में स्पर्धी लाने वाली, अपने आप में ये भगवान का वरदान है, वो साक्षात माँ भगवती है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो भी आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री बनने का है, तो माने योगी जी हमारे लीडर हैं, लोग उन्हें देश में मानते हैं। तो कब किसके भाग में क्या हो, क्या हमारा केंद्र की लीडरशिप किसको तय कर दे, बन सकता है, बन सकते हैं। योग्यता है उनमें। अब योग्यता या बिना योग्यता के कोई बनता है क्या? हमारे यहाँ तो किसी को सभासद का टिकट नहीं मिलता। कोई बेईमान है जो अगर देश के लिए उसकी सोच है, ईमानदार है, तो बन सकता है। ठीक है, सीएम योगी से जुड़ा सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जब आप डासना पहुंचे थे तो बजरंग दल के और आपके भी तमाम कार्यकर्ता समर्थक वहां पर, उन पर लाठियां बांधी गई। तो इस तरह की हेडलाइन भी बनी कि भाई जब योगी सरकार में उनके ही समर्थक कार्यकर्ता, बजरंग दल से सहयोगी दल के उनके सब संगठन जो हैं, उनके कार्यकर्ता ही नहीं सुरक्षित है, प्रशासन उन पर लाठियां भांज रहा है, तो फिर कैसे
दूसरे उम्मीद करें? ऐसा जब नहीं उनके है। ही माननीय योगी समर्थक- जी को जब पता चला तो माननीय योगी जी बहुत नाराज हैं और वो कभी भी हिंदुत्व के ऊपर आंच आ जाए या इस तरह की कोई हरकत कर दे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक अधिकारी जो गाजियाबाद में बना रहना चाहता है कि हाँ भ्रष्टाचार करके किसी भी तरह से मैं बना रहूं और हाँ, इस तरह की खुल के इस नाम तरह- लीजिए, इस- गाजियाबाद इस के तरह की- कमिश्नर अजय मिश्रा की अरे, बात कर रहे हैं आप। वो होता क्या है? नहीं, आप नाम लेने वो से होता क्या, नाम नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। उसने केवल ये कोशिश लाठी चलवाई, उसके बाद वो कॉल वापस ली गई, उसको पंचायत करवा को दीजिए कराया। ट्रांसफर। अगर आप नहीं, ट्रांसफर नहीं कराते, हमारे यहाँ सस्पेंड होते हैं लोग। गैर कानूनी हम सस्पेंड कराते हैं, जेल भिजवाते हैं, हम ट्रांसफर किसी का नहीं कराते। और बहुत जल्दी जिन लोगों का षड्यंत्र था, जिन्होंने हिंदुओं पर लाठी चलाई और माँ के भक्तों पर लाठी चलाई, उनका सर्वनाश तय है। ठीक है, उपचुनाव में कितनी सीटें दे रहे हैं? अंतिम सवाल आपसे, 9 में से कितनी सीटों पर आप देखिए, 9 में से हमारी सीटें 8 तो 101% आएंगी और 9वीं सीट भी, क्योंकि वहां अगर गुंडाई नहीं हुई और सही से चुनाव हुआ और चुनाव आयोग ने सख्ती से चुनाव कराया तो हम 9 की 9 सीट पाएंगे। और भविष्यगामी में जब भविष्य में जब मिल्कीपुर पर ऐलान होता है, मिल्कीपुर तो हमारी सीट है, मिल्कीपुर में कोई इशू नहीं है। मिल्कीपुर तो भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतती रही है। बताया ना कि जैसे कुछ भ्रम जो डाला गया लोगों में, वो सब चीजें डिलीट हो चुकी हैं। लोग अब समझदार हो गए हैं कि केवल भाजपा ही। अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद का फैक्टर काम नहीं आएगा? नहीं, अब हरियाणा का सबके सामने उदाहरण। अभी महाराष्ट्र में आप देखना, इस देश को एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, जो देश में रहने वाले लोगों को भरोसा हो गया है कि बीजेपी, अब माने मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटे उनका एक एजेंडा कि जो एक एक यूथ से लेकर के इस देश का किसान, यहाँ का मजदूर कैसे खुशहाल हो। तो ये पहली बार भारत में हुआ है कि ऐसी लीडरशिप हमारे सामने है कि जिसका परिवार पूरा देश हो। यानी परिवार के लिए लोग लूटते थे, विदेशों में जमा कर रहे हैं धन सब। तो ऐसा नहीं है, पूरी जनता जागरूक है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समाप्त करने में जो गांधी जी का सपना था पूरा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप थे गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। तमाम ज्वलंत सवालों का हमेशा की तरह बेबाकी के साथ जवाब दिया। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। वीके न्यूज और HCN न्यूज के जरिए आपको उत्तर प्रदेश और देश की अलग अलग खबरें यूं ही अनफिल्टर्ड तौर पर आप तक पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।